हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और यहां पर हम लाइव मॉक 8 डिस्कस करेंगे द पंडित्स का। ठीक है, तो यहां पर हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे दीक्षित सर। ठीक है, तो वहां पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो हमारा मॉक टेस्ट है ये हर संडे और मंडे को लाइव होता है। ठीक है, इसमें 20,000 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम लगा या उन्होंने ये सवाल छोड़ा। सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का जो हमारा सेंटर है ये क्या है, ओ है। एंड AC बीट्स डायमीटर, AC इसकी डायमीटर हो गई, व्यास हो गया। आगे बताइए, BD इसकी एक कॉर्ड है यानी एक जीवा है जो इंटरसेक्ट करती है AC को। तो ये हो गई हमारी B और ये हो गई हमारी D। इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, E पॉइंट पर। ये पॉइंट हो गया हमारा E। आगे बताइए, इफ एंगल BOC यानी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। आगे, एंड एंगल AOD, ए कहां है भाई, AOD ये वाला जो एंगल है ये बराबर है कितने के, 132 के, 132 के। तो पूछ रहा है बताइए एंगल BEC कितना होगा, एंगल BEC कितना होगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल हो जहां सेंटर पर एंगल हो या कहीं पर सर्कल पर कोई एक एंगल हो, तो आप ऐसे केस में क्या करा करो, सबसे पहले देखो कि जैसे BC से सेंटर पर एंगल बन रहा है 60, तो देखो B और C से सर्कल पर कोई एंगल बन रहा है क्या, यानी पॉइंट तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यही रहे, है ना। बाकी हमारा पॉइंट कोई दूसरा, जैसे ये मेरे को दिख रहा है BDC, अगर मैं इसको जोड़ू तो क्या हमारा कुछ फायदा होगा। यहां से मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर ये वाला एंगल 60 है, सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है सर्कल पर बने हुए एंगल से। आया ना, आर्क सेम रहना चाहिए। तो ये 60 है, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखो AOD, तो AD को पकड़ा सर्कल पर एंगल। कंफ्यूजन एग्जाम में क्या हो जाएगी, आपको दिखा रहे यार ये सर ने बोला था BC है और ये रहा सेंटर पर बना हुआ एंगल। भाई सेंटर नहीं है, ये सेंटर देखना है। कंफ्यूजन कभी इसके साथ ना हो जाए, सेंटर पर बना हुआ एंगल और पूरे हमारे सर्कल पर बना हुआ एंगल, वहां पर डबल वाला सीन होता है। तो ये अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। ये 132 है, तो बताओ A और D यहां पर आके मिल रहे हैं, तो ये कितना होगा, 132 का हाफ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66 डिग्री। अब अगर आप इस ट्राइंगल पर ध्यान से फोकस करें CDE पर, तो आपको ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण दिख रहा है इस ट्राइंगल का, यानी 66 प्लस 30 96 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है, बात सही है। आप जाने को ऐसे भी जा सकते थे, है ना, मैंने ये सब हटा दिया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये चीज का यूज करना। एक तो तरीका ये हो गया, बाकी इतना हमें दिया हुआ था। ठीक है, देखो इसी तरीके से ये 132 है, मैं पूछूं ये पूरा एंगल बताओ, सीधी लाइन है 180 डिग्री हो गया। तो ये अगर 132 है तो रिमेनिंग कितना हो गया आपका, 48 डिग्री हो गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत बार आपने देखा होगा अप्लाई होती है कि भाई ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों साइड्स बराबर। और किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कहें कि ये दो साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर। तो बताओ यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, तो 60 प्लस 48 कितना हो गया, 108 हो गया। तो बचा कितना आपका 72, यानी इन दोनों का सम 72 होगा, दोनों बराबर है, तो ये 36 हो गया। और सिमिलरली ये भी आपका 36 हो गया। उसने पूछा कौन सा एंगल है, यही वाला एंगल तो पूछा है ना। तो अगर आप फिर से देखो इस वाले ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 60 प्लस 36, ऐसे भी आप 96 ऑप्शन नंबर A टिक कर सकते थे। बताइए क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल कई बार पूछे हुए हैं। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है स्पीड जो है बोट की 7.5 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, यानी कि शांत जल में। किसी भी अगर हम बात करें बोट की स्पीड हम x मानते हैं और धारा की चाल y मानते हैं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई होती है और अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई होती है। तो यहां पर उसने हमें x बता दिया है कि 7.5 है।
वो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आती है लौट कर, टोटल मिलाकर 12.5 घंटे का समय लगता है। तो आपको धारा की चाल बतानी है, हाँ या ना। तो यार ज्यादा ना सोचिए, सीधे करो कि यार 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, x प्लस वाई, यानी कि 7.5 प्लस वाई प्लस 45 किलोमीटर फिर लौट के आएगी तो अप स्ट्रीम आएगी, तो 7.5 माइनस में वाई, आप एग्जाम में इसे भले एक्स मान लेना क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, और ये बराबर आपको आवर में रखना है 12.5, 12.5। बात सही है। अब आप याद करो, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रूल बनाया है, बताया नहीं बताया, कि हम एक स्पेसिफिक रूल बना लेते कि यार कब हम ऑप्शंस का यूज करेंगे। कौन सी कंडीशंस थी, परसेंटेज पढ़ाया था उसमें भी डिस्कस किया, रेशियो में भी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो या कुछ भी समझ में ना आए, तो यहां पर अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए, ऑप्शंस पर जाना चाहिए। ठीक है, अब 12.5 आंसर आ रहा है, तो जो भी है कहीं से पूरा कट जाएगा, हो सकता है कहीं से 0.5 आ जाएगा। तो यहां पर 7.5 में आप क्या जोड़ना पसंद करोगे कि पूरा कट जाए। तो ऐसे केस में आप या तो सबसे बड़ी वैल्यू से शुरू किया करो या सबसे छोटी से, यही है ना। वैसे अगर आप देखो 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो मान लो मैंने स्टार्टिंग करी 2.5 से, वैसे मेरी बात को समझना, या तो सबसे छोटी को उठाओ सबसे पहले या सबसे बड़ी को। सबसे छोटी उठा ले तो 7.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 5 जा 45, तो 5 तो आ गया। और 7.5 में से जब मैं 1.5 माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 7 जा 42, 3 बचा हमारा, तो पॉइंट आ जाएगा 30 आ गया। तो 6 5 जा 30, तो 7 और 5 12, 12.5। अब ये हो गया। बाई चांस मैंने सबसे पहले 2.5 देखा होता कोई बात नहीं है, 7.5 और 2.5, 8 2 10, तो यहां तो 4.5 बन गया है ना। यानी यहां पर कितना आना चाहिए, अब ये 8 आ रहा होगा तभी तो ये 12.5 बन पाएगा। तो 7.5 में से जैसे ही आप 2.5 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 9 जा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर, तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा। आप सबसे स्मॉलेस्ट उठाया करो या सबसे बिगेस्ट, ठीक है। 5 से तो ये हो ही नहीं पाता। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। श्रीकर इन्वेस्ट इतने रुपए फॉर 7 years इन अ सर्टेन स्कीम विद 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। श्रीकांत ने इन्वेस्ट किए हैं 7 years इन द सेम स्कीम 6 years के लिए, एंड देन री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 6 year फॉर 1 year एट 30% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो कई स्टूडेंट्स ने ये पढ़ते ही कि यार ये तो 7 years का है और 7 years के साथ साथ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इस तरीके से तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बात है, तो पहले गो में आप भले से स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल कितना आसान था। यहीं पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवाल देखो वो क्या कह रहा है, उस देखो एग्जामिनर आपको 4 साल के आगे ले जाने के चांसेस कम है ना, कि वो लेंदी नहीं करवाना चाहेगा। यहाँ तो 7 साल पे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कैच होगा। जैसे होता है ना कि एक बच्चा 20 साल का है, एक भाई 25 साल का है, दोनों को सेम टाइम पर या एक एज होने पर बराबर रुपया मिले, तो उस टाइप का कहीं कुछ काटा पीटी तो नहीं हो रही लेफ्ट और राइट दोनों में। तो देखो ध्यान से, इसने 26,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 7 साल के लिए इन्वेस्ट किए, यानी कि आधा, इसमें कितने हाफ ईयर्स होंगे, 14 हाफ ईयर्स होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एक साल का है, तो आधे साल का कितना, 5%, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा 105 बाई 100 से। कितनी बार, ऐसे कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे 14 टाइम्स। क्या ये बात क्लियर है, बताओ हाँ या ना। तो उसने कहा है क्या, उसने कहा है इफ द अमाउंट, जितना अमाउंट श्रीकर को मिल रहा है उतना ही का अमाउंट शशिकांत को मिल रहा है। दोनों का टाइम 7 साल ही है। क्यों, पहले तो शशिकांत ने 6 साल के लिए उसी तरीके से इन्वेस्ट किया जैसे श्रीकांत ने किया था, और अगला जो 1 साल है वो सिंपल इंटरेस्ट पर। दोनों का टाइम 7 years ही है। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसने इन्वेस्ट किया है T रुपए, तो पहले 6 साल तक तो वैसे ही इन्वेस्ट किया है जैसे ही श्रीकांत नहीं है, श्रीकर है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ रहे हो कि उसी तरीके से, मतलब 105/100 और टाइम 6 साल है, इसका मतलब ये 12 बार आएगा। इसी तरीके से इसी सेम चीज को मैं 12 बार लिखूंगा, और यहां कितनी बार लिख रहा था मैं, 14 बार लिख रहा था। और उसके बाद ये पैसा उसको टोटल मिला, ये टोटल पैसा उसको मिल गया शशिकांत को।
फिर उसने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है 30% पर सिंपल इंटरेस्ट। अब भाई अगर 30% यानी मेरा जो पैसा है, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तो बताओ 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे सिंपल इंटरेस्ट पे बात करो तो आपको 30% बढ़ जाएगा, यानी इंटू में 130/100। क्या कोई गलती है बताओ? इंटू में 130/100 ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करने पर आएंगे तो ये पाएंगे कि 12 बार यहां पर है, इसी तरीके से 12 बार यहां पर होगा और 2 बार एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 26,000। यहां पर थोड़ा सा सवाल को रुक के सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये ऐसे बनेगा, फिर वो कट जाएगा सब, ये बचेगा यहां पर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, t इंटू में 13/10 कर दूं इसे, एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, 13 से 26 गया 2 बार। ठीक है, हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि एनी नंबर एंडिंग विद 5 उसका स्क्वायर निकालना है, बड़ा आसान है। कैसे? उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे 105 है तो 105 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या 10, 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 11, तो 11 इंटू में 10 कर दो 110, और इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 25 का डबल हो गया 50, 11 का डबल हो गया 22, और बीच में ये जीरो, तो 22050। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है सबको, हाँ या ना? इसी प्रकार से अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ 5/4√2 प्लस 3+2√2 डिवाइड बाई 3 - 2√2 माइनस ये, इसकी वैल्यू ये है, तो बताइए 3a + 4b की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि वो a प्लस समथिंग √2 की फॉर्म में आएगा, तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, b की वैल्यू पता चल जाएगी, वो केवल पुट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर ये देखो 3 - 2√2 है, 3+2√2 है, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये a + b है, a - b, तो एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, हाँ या ना, माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर 2। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 9 - 8 ये 1 ही हो जाएगा डिनोमिनेटर। ऊपर की बात करो, ये a + b का स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा बताओ? 3, वैसे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपरली तो आप इसे लिखेंगे भी नहीं। माइनस में 3 माइनस में 2√2 का स्क्वायर आ रहा है, तो आप या तो इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके कर सकते हो, a + b इंटू a - b, बात वही आएगी। या a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटता है, 2ab, और यहाँ पर माइनस का 2ab इंटू माइनस यानी प्लस का 2ab, तो 4ab आता है। तो इसको सॉल्व करने पर यानी क्या आ रहा होगा, यह आएगा आपका 4 इंटू में a इंटू में 2√2, दैट इज इक्वल टू 4 × 12, 12 दूनी 24, ये आ गया आपका 24√2। और आगे क्या था, 5/4√2, आगे था आपका 5 डिवाइडेड बाई 4√2। तो कह रहा है तो ऐसे तो रूट गायब होगा ही नहीं, है ना, ऐसे तो रूट गायब ही नहीं होगा। अगर मैं एलसीएम भी ले लूंगा तो रूट नीचे रह ही जाएगा। ठीक है, हमें रूट ऊपर रखना है। ये आया सॉल्व करने पर, इसका मतलब क्या है, इसी को अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 5√2 डिवाइडेड बाई 8, और ये क्या है आपका 24√2। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा है। बेसिकली यहां पर a है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, 0 + 5/8 या 24 5/8, 24 + 5/8 एंड 24 5/8 और √2। इसका मतलब ये तो आपका a है और ये वाला पार्ट आपका b है। तो उसने पूछा क्या है, 3a + 4b, तो 3a तो 0 ही हो गया, और 4b मतलब इसको 4 से गुणा करना है ना, तो इसको अगर 4 से गुणा करोगे तो 24 × 4 = 96, 96, और 5/8 को भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से गया ये 2 बार, तो 5/2, और 5/2 का मतलब 2 सही 1/2, तो 96 तो ये रहा। हमने ये बात डिस्कस करी है नहीं करी है कि यार 96 5/8 का मतलब होता है, या फिर जैसे 24 5/8 का मतलब 24 + 5/8, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको अलग से कर लिया, ऐसे ही ये आ गया 96 + 2 + 2 1/2, बहुत बेसिक सी चीजें आती होगी, तो 98 1/2 हो गया।
अदरवाइज आप बेसिक से करते कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते, सब करते, फिर 4 से करते, बात एक ही है, ठीक है, बेसिक सी चीज है। आगे बढ़े। ये सवाल, अगर आपने रेशियो वाली सीरीज देखी हो, मैंने कंप्लीट रेशियो का रिवीजन करवाया है दीक्षित सर यूट्यूब चैनल पे, परसेंटेज भी कराया, एजेस भी कराया, वहां ये वाला टाइप मैंने बताया हर बार ऐसे सवाल आते रहते हैं। एक अप्रोच रहेगी, बस कर देना है। क्या है ये सवाल? कह रहा है रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2002 वाज 27:44। तो हमने लिखा ए, यहां लिखा बी, ये लिखा 27, यहां पे लिखा 44, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ 2001 एंड 2002 वाज, यानी अब ये 2002 की इनकम थी ना, तो 2002 के नीचे इनकी रेस्पेक्टिव इनकम 2002 की लिखो। मतलब ए अगर 2001 में 2 रुपए कमाता था तो 2002 में वो 3 रुपए कमाने लगता है। उसी तरीके से बी अगर 2001 में 8 कमाता था तो 2002 में 11 कमाता है। ऐसे सवालों में जब भी हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमें क्या देखना होता है कि यार सवाल की कंडीशन तो ये थी कि ए 2002 में 27 कमाए, बी 44 कमाए, लेकिन यहां तो ये 11 और 3 कमा रहा है, तो इसको सेम करना है। भले फ्रैक्शन, ये वाला नंबर भले फ्रैक्शन में क्यों ना आ जाए, आप इसको 27 बनाओ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो इसको भी किससे करोगे? 9 से। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 27। तो हमने जो सवाल की कंडीशन थी वो बदली नहीं, ये 27 और 44 बना रहा। देखो ये 27 बन गया, ऐसे इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 और ये 44, तो ये चीज भी सेम बनी रही और जो ये रेशियो गिवन थे वो भी यही बने रहे। बीच में मैंने एक लाइन बोली थी क्या कि कभी कभी ये वैल्यू फ्रैक्शन में बन जाएगी। उसका एग्जांपल समझो, जैसे ऊपर लिखा होता 27 जैसे ये लिखा है, और यहाँ नीचे लिखा होता लेट अस सपोज 13 और यहाँ लिखा होता 11, 11:33। तो इस 13 को मुझे 27 अगर बनाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 27 से, डिवाइड करूंगा 13 से, तो वही सेम चीज यहां भी करनी पड़ेगी। ये मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं इसको 27 लेते हुए, तो कभी ये बन जाएगा जैसे 5/7 या कुछ भी ये वैल्यू बन जाएगी, तो आगे हमें इसे यही लेके सॉल्व करना होगा बस, और ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना? आ जाइए। तो अब सवाल को आगे पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द टोटल ईयरली इनकम, अब यहां पर यार ये बढ़िया किया है क्या कि यहां पर जो इनकम है ये ईयरली दे दी है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। यहां पर क्या दिया था? यहां पर मंथली इनकम दी थी, ठीक है। तो यहां पर अगर मंथली इनकम का रेशियो ये है तो ईयरली इनकम भी यही रेशियो रहेगा, मगर आगे उसने क्या पूछा है? आगे उसने पूछा है मंथली इनकम। बात को समझना, यहां मंथली दिया है, यहां ईयरली दिया है, दिक्कत इससे नहीं है। दिक्कत यहां पर है कि उसने हमें टोटल ईयरली इनकम दी है और फिर मंथली पूछ रहा है। अगर वो ईयरली इनकम देके यहाँ ईयरली इनकम पूछता तो हमें कोई टेंशन ना होती, तो हमारा कुछ गलत नहीं होता। समझो उसने 2001 में क्या दिया? उनकी टोटल इनकम दी है, यानी कि 252500 किसकी वैल्यू है बताओ? इन दोनों को जोड़ दो, 30 40 और 50 रेशियो की वैल्यू है। और पूछ रहा है 2002 में एक इनकम कितनी थी? तो 27। तो क्योंकि ये ईयरली इनकम है तो ये ईयरली इनकम ही निकलेगी, लेकिन उसने ईयरली ना पूछ के चुपचाप यहाँ पे मंथली लिख दिया है। तो क्या बात समझ में आ रही है कि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ही? आ जाइए भाई डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से ये 0 गया, 5 से गया ये 0 2 बार, और 2 से गया ये 12 6 बार, ठीक है। फिर 3 से गया ये 2 बार और 3 से गया ये 9 बार। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 पंजे 45 और 2 47, 9 2 18 प्लस 4 22। डिवाइड करना है 2 से, डेसिमल आएगा ही आएगा और समथिंग 0.5 आएगा, यही करेक्ट आंसर है। ये तो पूरे कट रहे हैं, अब आप इसे करके भी देख लो कितना आ रहा है 11362.5। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस इतने ही बढ़िया क्वेश्चंस थे जिसमें अटक रहे थे, काफी बैलेंस था। मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूं, आराम से आप 24 सवाल के आसपास कर सकते थे, है ना। बाकी अगर आप बाकी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप सीधे यूट्यूब पे सर्च कर लेना।